देखते हैं क्या बोला है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, स्कूल वाला एग्जाम में। क्या बोला है कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट 3 पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर, आल्सो फाइंड द पॉइंट इन व्हिच ए डिवाइड्स बीसी। हो गया ना। तो अगर हमको क्वेश्चन में बोला है कि ए डिवाइड्स बीसी कौन सा रेशियो में, हम मन ही मन ऐसे ही स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। बी और सी को एंड में रख लेंगे, बी और सी को क्या रखेंगे, एंड में रख लेंगे, बी और सी को एंड में रख लेंगे। वो हो ना हो अलग बात है, लेकिन हमको अगर बोला है कि ये ए डिवाइड कर रहा है बीसी को कौन सा रेशियो में, तो ए को बीच में ही रखेंगे, बी और सी को एंड में रखेंगे। अगर हमको पूछता कि सी डिवाइड्स ए बी, तो सी को बीच में रखते, ए और बी को एंड में रखते। अगर हमको पूछता कि बी डिवाइड्स ए सी, तो बी को बीच में रखते, ए और सी को एंड में रखते। तो फिलहाल मेरे को जिसको पूछा है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट इन व्हिच ए डिवाइड्स बीसी, तो ए को मैं बीच में रख दूंगा कहीं पे, और बी और सी को एंड में रखूंगा। बी का वैल्यू हो गया 1 2 3, लेट मी राइट 1 2 3 हियर, एंड सी का कोऑर्डिनेट हो गया 7 0 -1, 7 0 -1 हो गया। बी का कोऑर्डिनेट मिल गया, आपको सी का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। अच्छा, ए का वैल्यू दिया है -2 3 5, -2 3 5, ये हमारा ए का कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, हमको रेशियो पता नहीं है, रेशियो में क्या करता हूं, k:1 ले लेता हूं, रेशियो में क्या लेता हूं, k:1 ले लेता हूं। ओके, अगर अब मेरे को रेशियो दे दिया है, सवाल में अगर मेरे को रेशियो दे दिया है, ये पॉइंट नहीं दिया है, सोचो कि ये पॉइंट अभी नहीं है हमारे पास, हमको बोला है कि एक है, ये दोनों का बीच में है ना। तो फिर ये इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, लेट इट बी k:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो फिर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। हमको ये पॉइंट मान लेते हैं बी और सी का भीतर में कोई एक पॉइंट है जो कि इसको k:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो मिल ही जाएगा ना, सेक्शन फॉर्मूला डालेंगे तो। सो लेट अस डू दैट। हम लिखते हैं लिखते हैं लेट ए डिवाइड्स बीसी in a ratio k:1, therefore a is equal to, हम सेक्शन फॉर्मूला डाल देंगे ना। अगर सेक्शन फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होगा, k into 7, 7k + 1 by k + 1, फिर k into 0, 0 + 2 by k + 1, 3 into k into -1, that is -k + 3 by k + 1। अच्छा, अब सोचो कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट मिला, ये किसका मिला, ए का मिला, लेकिन ये तो पहले से मेरे को दिया है, ये तो पहले से मेरे को दिया है -2 3 5, मतलब ये चीज हमारा -2 3 5 होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए -2, ये वाला होना चाहिए 3, ये वाला होना चाहिए 5। तो अब लॉजिक क्या बना, क्या लॉजिक बना, कब हम बोल पाएंगे कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दिस 3 पॉइंट आर कोलिनियर। अब ये 3 पॉइंट एक लाइन में है, कैसे पता करें, ऐसे पता करेंगे कि हम इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे, और इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे। अब अगर सारे में k का वैल्यू सेम हो गया, तो जाके हम बोलेंगे हाँ ये 3 पॉइंट एक लाइन का ऊपर है। आया समझ में? yes. तो हम लिखते हैं अभी, therefore 7k + 1 by k + 1 is equal to -2। तो 7k + 1 is equal to -2k -2, 7k -2k हो गया 9k, 9k is equal to -3
k इज इक्वल टू -1/3। बोलो समझ में आया? यस सर। दूसरा में भी वही निकलना चाहिए, तीसरा में भी वही निकलना चाहिए, तो जाके हम बोलेंगे कि हाँ ये सही है। 2/k + 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 3k + 3, so 3k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू -1/3। ओके, यहां से भी मिल गया सही, ठीक वही वैल्यू मिला। इसमें से देखते हैं, -k + 3/k + 1 इज इक्वल टू 5, तो -k + 3 इज इक्वल टू -k + 3 इज इक्वल टू 5k + 5, तो ये इधर आ जाएगा -6k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू -1/3। k सभी में सेम वैल्यू आया, इसका मतलब हाँ ये 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर है। एज वैल्यू ऑफ k is same for all coordinates, so A, B, C are collinear and A divides BC, A divides BC in a ratio 1:3 externally, in a ratio 1:3 externally। अच्छा, अगर यहां पे मैं बात करूं कि A किसका करीब है, A किसका करीब है, B और C का बीच में तो नहीं रहा A, इतना तो पक्का हो गया क्योंकि एक्सटर्नली बोल दिया है, लेकिन B और C में से किसका करीब है A? दिस इज B, दिस इज C। बोल रहा है कि A इसको 1:3 में डिवाइड करता है BC को, तो जिसका करीब होगा उसका नंबर कम होगा। यहां पे देखो B से 1 रेशियो में है, C से 3, मतलब B का करीब होगा A, इसीलिए ये वाला 1 होगा, ये वाला 3 होगा। आया समझ में? यस सर। अगर रेशियो बोल देता 5:3, मतलब A से दूर में है, सॉरी B से दूर में है और C का करीब है। क्लियर है? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं, काफी आसान सा सवाल है ये। If 3 of the 4 vertices of a parallelogram are this, find the fourth vertex। चलो जल्दी से करते हैं इसको। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी किए हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, सोच लो कि एक पैरेललोग्राम है, इसका 3 तो वर्टेक्स दे दिया है, 3 - 2 4, 3 - 2 4, और एक दिया है कितना 1 3 2, 1 3 -2 दिया है, -3 2 4, और ये हमको नहीं दिया है, मान लेते हैं P, Q, R। ओके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालने के लिए बोला है ना? नाम देता हूं ये A, B, C, D। तो हमको बोला है कि भाई D का कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला का हेल्प लेके निकालेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये दोनों इंटरसेक्ट कर गया, मान लेते हैं ABCD तो लिख दिया, P नहीं, P तो यूज कर लिए, ME। आ गया समझ में? अच्छा, एम के बारे में हमको कुछ जानकारी है पहले से। क्या है कि एम इज मिड पॉइंट किसका? AC का और BD का, दोनों का ही मिड पॉइंट है, क्योंकि हमको पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं, कहां पे? बाइसेक्ट करते हैं, है ना? तो डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो बाइसेक्शन पॉइंट होता है, मतलब ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, लिखो तो इसको ऐसे बाइस, मतलब क्या नाम है उसका, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। राइट डाउन।
लिखो द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisects each other. So M is the midpoint of AC and BD. हो गया? It is the midpoint of AC and BD. AC का भी midpoint है, BD का भी midpoint है. अब निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखते हैं. Therefore, 3 minus 3 by 2, comma, minus 2 plus 2 by 2, comma, 4 plus 4 by 2. ये हमारा AC का मिड पॉइंट हो गया. अब BD का मिड पॉइंट निकालते हैं. 1 plus P by 2, 3 plus Q by 2, minus 2 plus R by 2. बोलो सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, तो ये वाला हो गया हमारा 0, ये वाला भी हमारा 0, ये वाला हो गया 4 इज इक्वल टू P प्लस 1 by 2, देन Q प्लस 3 by 2, देन ये हो गया हमारा R माइनस 2 by 2. इसको सॉल्व करके निकालते हैं वैल्यू. So P plus 1 by 2 is equal to 0, P plus 1 is equal to 0, P is equal to minus 1. Q plus 3 by 2 is equal to 0, Q plus 3 is equal to 0, Q is equal to minus 3. Okay? Then we have R minus 2 by 2 is equal to 0, R minus 2 is equal to, 0 नहीं है, 4 है. 4, R minus 2 is equal to 8, R is equal to 10. Therefore, हमारा कौन सा पॉइंट है? D पॉइंट. D हो गया हमारा कितना? This is your minus 1, minus 3, 10. All of you got it? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है. If the centroid of a triangle ABC is this, if two of the vertices this, find the third vertex. एक ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूं. ये ट्रायंगल हो गया, इसका सेंट्रोइड दे दिया है 1, 2, 1 और इसका दो वर्टेक्स दिया है 5, 2, 1, 5, 2, 1 और कौन सा दिया है 3, 3, 0. तीसरा वाला हमको निकालने के लिए बोला है. लेट मी राइट इट अगेन PQR, है ना. ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड हमको दे दिया है, दो वर्टेक्स दिया है, तीसरा वर्टेक्स हमको निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? हमको ट्रायंगल का सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता है कि नहीं? सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पता है ना हमको. क्या होता है? x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3 और z1 plus z2 plus z3 by 3. क्लियर? तो निकाल देंगे. वो PQR का फॉर्म में निकलेगा. फिर हम लोग पहले से दे दिया है, इक्वेट करके निकाल देंगे वैल्यू कितना है. ठीक है? तो क्या निकालेंगे? सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC is
z that is equal to 5 plus 3 plus p by 3, then 2 plus 3 plus q by 3, then 1 plus 0 plus r by 3 is equal to 8 plus p by 3, 5 plus q by 3 और 1 plus r by 3. Okay, but z is equal to 1 to 1 ये given है, तो हम कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देंगे. Therefore 8 plus p by 3 is equal to 1, 8 plus p is equal to 3, p is equal to 5 minus 5. आया समझ में? 5 plus q Yes, sir. by 3 is equal to 2, 5 plus q is equal to 6, q is equal to minus 1, sorry plus 1, and 1 plus r by 3 is equal to 1, 1 plus r is equal to 3, r is equal to 2. Therefore third vertex is equal to कितना है बताओ? -5, 1, 2. आ गया समझ में सबको? Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि इफ द सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस इज दिस वन, फाइंड एबीसी. ओके, तो हमको क्या दिया है? ट्राइंगल दिया है. ट्राइंगल, इसका वर्टिसेस क्या बोला है? एक वर्टिसेस बोला है 2a और 2, 6. दूसरा हो गया हमारा क्या? -4, 3b, 10, -10 है. और तीसरा कितना है? 8, 12, 2c. तो ये हमको दिया है PQ, अच्छा छोड़ो जो भी है नाम दिया है, दिस वन. और इसका सेंट्रोइड जो है ना 1, 1, 1 दे दिया है. इसको मैं A लिखता हूं, इसको B लिखता हूं, इसको C लिखता हूं. नाम इसमें चेंज कर देता हूं. दिस वन इज A, दिस वन इज से B एंड दैट वन इज C. तो एक ट्राइंगल है, इसका सेंट्रोइड का वैल्यू हमको दे दिया है 1, 1, 1. बोला है कि ABC निकालो. आसान है. कैसे? ये तीनों का सेंट्रोइड निकाल देंगे. सॉरी, 3 तो पॉइंट तो दिया है, सेंट्रोइड निकाल देंगे. वो ABC का फॉर्म में ही निकलने वाला है ना? तो उसको इक्वेट कर देंगे 1 के साथ. ठीक है, लिख लेते हैं. सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज, मान लेते हैं G हो गया उसका कोऑर्डिनेट 2a प्लस -4 -8, 2a -4 प्लस 8 बाय 3. ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया है ना. y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? 2 प्लस 3b प्लस 12, 2 प्लस 3b प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3. और z कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 6 -10 प्लस 2c डिवाइडेड बाय 3. तो ये हो गया हमारा कितना वैल्यू? इज इक्वल टू 2a प्लस 4 बाय 3. और ये हो गया हमारा 3b प्लस 14 बाय 3. दिस इज 2c माइनस 4 बाय 3. क्लियर? ओके, बट सेंट्रोइड जो हमको दे दिया है इज इक्वल टू 1, 1, 1. Therefore 2a plus 4
by 3 is equal to 1. 2a plus 4 is equal to 3. 2a का वैल्यू आ गया हमारा 1 माइनस 1, a का वैल्यू आ जाएगा माइनस हाफ. ओके, उसके बाद 3b प्लस 14 by 3 is equal to 1. 3b plus 14 is equal to 3. 3b का वैल्यू आ गया हमारा माइनस 11. b is equal to माइनस 11 by 3. ओके, अब हम c निकालते हैं, मतलब c का वैल्यू निकालेंगे. 2c minus 4 by 3. 2c minus 4 by 3 is equal to 1. 2c minus 4 is equal to 3. 2c का वैल्यू आ गया 7. c का वैल्यू आ गया 7 by 2. सो हमको a का वैल्यू मिला माइनस हाफ, b का वैल्यू मिला माइनस 11 by 3 और c का वैल्यू मिला 7 by 2. क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं. हाँ, अगला सवाल क्या बोला? इफ दिस is one end of the diameter of the sphere of center, this one find the other end and the radius. तो इसमें क्या दिक्कत है? एक स्फीयर दिया है, उसका एक डायमीटर का एक एंड दे दिया है हमको, दूसरा एंड पूछा है. तो ये एंड दे दिया मेरे को, मान लेते हैं, जो कि दिया है कितना 3 4 minus 1. 3 4 minus 1 और दिया है हमको सेंटर. सेंटर भी हमको दे दिया है, कितना दिया है? -1 2 3. -1 2 3 हमको पूछा है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है. सोच लो कि ये PQR हो गया. सोच लो कि ये हमारा PQR हो गया. अब पूछो कैसे निकालेंगे PQR? मिड पॉइंट है, सेंटर है, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, है ना. तो हम नाम दे देते हैं, इसको A, इसको B, इसको P. तो लिख देते हैं P is midpoint of AB. सो P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? P का कोऑर्डिनेट हो गया कितना? अच्छा, P यहाँ पे लिखे हैं ना, तो P नहीं लिखते, इसको क्या करते हैं? M लिख देते हैं, M. तो इसको M लिख देते हैं, तो ये वाला जगह भी हम P ना लिख के M लिखेंगे. M, ये वाला जगह भी हमारा M हो जाएगा. तो M क्या हो जाएगा बताओ? 3 plus P by 2. 3 plus P by 2. Then we have 4 plus Q by 2. Then we have -1 plus R by 2. But M तो हमको पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है? -1 2 3. तो फिर से वही इक्वेट करके निकाल देते हैं. Therefore 3 plus P by 2 is equal to -1. 3 plus P is equal to -2. P is equal to -5. दूसरा 4 plus Q by 2 is equal to क्या होना चाहिए? Y कोऑर्डिनेट 2 है ना, तो is equal to 2. 4 plus Q is equal to 4. Q is equal to 0. अब निकालते हैं तीसरा वाला, R का वैल्यू निकालते हैं ना. -1 plus R by 2 is equal to 3 हो गया. -1 plus R is equal to 6. R is equal to 7. तो फिर दूसरा वाला एंड का वैल्यू निकल गया. Therefore other end क्या है? PQR है. P का वैल्यू हो गया -5, Q का वैल्यू 0, R का वैल्यू 7. तो -5, 0, 7. तो ये मिल गया हमको दूसरा वाला एंड. अब क्या चाहिए? रेडियस भी चाहिए. चलो रेडियस निकाल देते हैं. रेडियस निकालने के लिए हमको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, है ना.
दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिव्स मी व्हाट, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 16 रूट ओवर ऑफ दिस, जो कि आ गया हमारा 6। क्लियर? आ गया ना समझ में? चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अगला सवाल हमको क्या बोला है? बोला है कि ए parallelepiped is formed by the planes drawn through the point 2, 3, 5 and 5, 9, 7 parallel to the coordinate planes। चलो parallel to the coordinate planes बोला है, तो उससे हम क्या समझेंगे जरा देखते हैं। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट में मान लेता हूं दिस इज योर 2, 3, 5 2, 3, 5। ये तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला 2, 3, 5 है, इसका मतलब है कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे नहीं है, उससे तो ऊपर कहीं पे है। और क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट, तीनों का कोऑर्डिनेट हमारा प्लस में है, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में ही है। तो इमेजिन कर लेते हैं ना, एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट और कहां पे है बताओ, 5, 9, 7 यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है। बोल रहा है कि ये पॉइंट से हमारा क्या हो गया, प्लेन्स ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो क्या होगा, हमारा इस तरफ एक तो वॉल है, तो ऐसे एक प्लेन गया होगा, नीचे फ्लोर है तो उसके साथ पैरेलल करके प्लेन क्या होगा, ऐसे करके प्लेन क्या होगा। तो वो तीन प्लेन जो है ना यहां दिखाया गया, देखो ये नीचे पैरेलल करके फ्लोर को जो है ये प्लेन है, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लेन दिखाई देगा, ये वाला है और ये वाला प्लेन है। तो ये तीन प्लेन हमको मिल गया ये पॉइंट 2, 3, 5 से। अगर मान लेते हैं मैं इसको नीचे वाला को XY लेता हूं, तो ये हमारा पैरेलल टू XY प्लेन है। मतलब इस प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा जानते हो, Z = 5। क्यों Z = 5 हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट में है और 5 यूनिट हाइट में है। ऐसे ही XY प्लेन अगर नीचे ले लिया, अगर मैं मेरा राइट हैंड साइड में जो है वॉल उसको मैं Z लेता हूं, सॉरी नीचे Y लेता हूं, ये Z, तो ये YZ है, तो YZ से पैरेलल करके जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, X = समथिंग। इसका मतलब ये प्लेन को मैं बोल रहा हूं क्या, X = समथिंग। इसका मतलब ये प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, X = 2। तो नीचे वाला का हो गया Z = 5, ये X = 2, और ये वाला हमारा ऑफ कोर्स Y = 3 हो जाएगा। क्योंकि ये वाला को मैं X = 2 लिया हूं, तो इसके साथ पैरेलल करके अगर एक प्लेन जाएगा, इस प्लेन के साथ पैरेलल करके जो प्लेन जाएगा उसका वैल्यू भी X = समथिंग होगा। और समथिंग बोलने से क्या होगा जानते हो, ये जो 5 लिखा वही होगा। ये X = 2 है तो ये 5 होगा, ये X = 5 होगा। नीचे वाला क्या हो गया, Y = 5, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, Y = 7। समझ में आया? ऐसे ही ये वाला फेस का जो पीछे है वो हो जाएगा क्या नाम है उसका, सॉरी Z = 5 था, तो ये Z = 7 होगा। और ये Y = था कितना, 3, पीछे वाला हो जाएगा Y = 7। इसका मतलब है कि ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट यहां पे आ जाएगा 5, 7, 9। ओके, उल्टा लिख लिया मैं, 5, 9, 7 हो रहा है ना। एक ये 5, 9, 7। अब सवाल में मेरे को क्या बोला है देख लो, a parallelepiped is formed by joining this find the length of the sides of the parallelepiped। हाँ, ये साइड पूछा है, ये साइड कितना है, ये साइड मान लेते A है ना। अच्छा, ये साइड कैसे मिलेगा, ये दो फेस देखो, ये फेस X = 2 था, ये फेस X = 5 था, तो ये जो साइड A है वो निकल जाएगा 5 - 2। ओके, द साइड A या फिर द लेंथ A लिख सकता हूं, द लेंथ A इज द डिस्टेंस बिटवीन X = 2 and X = 5
Therefore a is equal to 3. मिल गया a का वैल्यू 3, ये 3 मिल गया। अब देखते हैं कि b क्या है। b क्या है? ये फेस और उसका पीछे वाला फेस। ये फेस हम लोग क्या लिखे थे? ये हमारा था क्या? ये y इज इक्वल टू था, y इज इक्वल टू 3 इधर, उधर y इज इक्वल टू 9। तो ये लिख सकते हैं द लेंथ b is the distance between y is equal to 3 and y is equal to 9, that is b is equal to 6 हो गया। a हो गया, b हो गया। अब हमको c निकालना है। c क्या है? ऊपर वाला हाइट और नीचे वाला हो गया हमारा क्या? ये c है। यहां से आज तक c लिख देता हूं। दिस टू दिस इज, नीचे वाला फेस हमारा z इज इक्वल टू 5 है, ऊपर वाला फेस z इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो द लेंथ c इज द डिस्टेंस between y z is equal to 5 and z is equal to 9, 7, that is c is equal to 2। तो a डिस्टेंस, b डिस्टेंस, c डिस्टेंस निकाल दिया, खत्म। एक चीज और पूछा है, लेंथ ऑफ द डायगोनल। ये हमारा डायगोनल हो गया, ये डायगोनल का लेंथ निकालना है। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर। ठीक है, ये कितना निकल रहा है? 9 प्लस 36 प्लस 4, 9 प्लस 36 प्लस 4 का रूट ओवर। इसका मतलब ये हो गया 7 यूनिट्स। डन? क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंपल, एक लाइन का आंसर होगा इसका। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। What is the locus of the point this one for which y is equal to 0 and z is equal to 0? लोकस का मतलब होता है पाथ। लोकस का मतलब क्या होता है? पाथ होता है। ओके, और पाथ इसमें क्या होगा? हमारा अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में देखेंगे, कोई भी जगह में हमारा y का वैल्यू और z का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो वो चीज है क्या? ऑफ कोर्स x एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर y और z का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा x एक्सिस। ओके, वो लोकस हो गया x एक्सिस। अगर हमको पूछता है कि लोकस बताओ जहां पे z इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 होता है, तो y एक्सिस हो जाएगा, और ऐसे ही वो z एक्सिस हो जाएगा अगर x y दोनों 0 हो जाएगा। तो अगर आपको पूछता है कि लोकस बताओ जहां पे x इज इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 कहां पे आता है? yz प्लेन में आता है। ऐसे ही अगर खाली y इज इक्वल टू 0 होता है हमेशा के लिए, तो हमारा zx प्लेन होगा, और z इक्वल टू 0 होगा मतलब xy प्लेन हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो विद दैट हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं, राइट?